टेंथ क्लास आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15.5 इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चे, ये इसमें से लॉन्ग नहीं आना आपको, ये शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है जी। तो बेटे कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक चार्ज है, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है ना। हम इसके करीब ही दूसरा चार्ज रख देते हैं। लेट सपोज़ ये एक पॉजिटिव चार्ज मैंने बिल्कुल करीब रख दिया। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है ना, बड़ा चार्ज, ये इस छोटे चार्ज पे क्या लगाएगा, रिपल्शन की फ़ोर्स लगाएगा और जाहिर है ये दूर भाग जाएगा, दूर चला जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस चार्ज को उठा के ना, जितना फासला था थोड़ा ज़्यादा फासला कर दिया। अब देख सकते हो कि पहले की निस्बत ये थोड़ा दूर है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये दूर रिपेल होगा। लेकिन एक सवाल, क्या दोनों केसेस में फ़ोर्स बराबर लगेगी? आंसर इज़ नेवर, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ में जो फार्मूला पढ़ा था ना फोर्स का, दैट वाज K(Q1 Q2 बाय R², यानी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होती है। R इज़ द डिस्टेंस। तो अब आप देख सकते हो कि इस केस में डिस्टेंस छोटा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, यानी इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम लगेगी। इट मीन जो चार्ज जितना करीब होगा ना दूसरे चार्ज के, उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। होता भी ऐसे ही ना, एक चार्ज दूसरे चार्ज के करीब है तो वो ज़्यादा उस पर अपना असर रख सकता है, फोर्स लगा सकता है। और अगर चार्ज दूर जाता रहे, लेट सपोज़ ये चार्ज यहाँ तक आ जाए, तो क्या होगा, अब डिस्टेंस मज़ीद बढ़ गया तो बेटे फोर्स की मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू और कम हो जाएगी। और अगर मैं बहुत दूर ले जाऊँ चार्ज को, तो मैं देखूँगा कि ये चार्ज इस पर इतनी फोर्स कम लगाएगा कि वो फील ही नहीं होगी। यानी हम यूँ कह देते हैं कि वो फोर्स लगना बंद हो गई है। वैसे तो एग्जैक्टली बंद नहीं होती, लेकिन वो इतनी कम हो जाती है कि हम उसको फील नहीं कर पाते। इट मीन समझ आई कि इस चार्ज के गिर्द ना एक ख़ास फिक्स एरिया के अंदर अंदर रहते हुए फोर्स लग सकती है। मान ले मैंने इमेजिनरी ये एरिया बना दिया कि ये चार्ज इसके अंदर था तो फोर्स लगी, ये चार्ज इस एरिया के अंदर है तो इस पर भी फोर्स लगी, इस पर भी लगी, लेकिन इस एरिया से जो बाहर चला गया उस पर फोर्स लगना बंद होगी। यहाँ भी मैं देखता हूँ तो ये चार्ज इस पर फोर्स कोई नहीं लगा रहा। तो इट मीन मुझे ऐसे टेस्ट करते करते ना एक ऐसा एरिया मिल गया जिस एरिया के अंदर कोई चार्ज अपने करीब चार्ज पर फोर्स लगाता है। एंड बेटा दिस एरिया इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक चार्ज के गिर्द एक इमेजिनरी जगह होती है। इमेजिनरी लफ्ज़ से मुराद है कि आप खुद सपोज़ करके ये लाइन ड्रा करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई चार्ज ख़रीदते हो या चार्ज आपके पास हो कोई और आपको उसके गिर्द ऐसे एक लाइन भी नज़र आ रही हो। नो, दिस इज़ जस्ट इमेजिनरी। सो नाउ प्लीज़ इसको रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन, रीजन कहते हैं जगह को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह होती है अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के गिर्द, वेयर इट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज, यानी जिस जगह के अंदर अंदर रहते हुए वो चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा। अब बच्चे ये टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टर्म या इसी कॉन्सेप्ट से निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैसे पता चलेगी आपको? एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो उसकी ताकत है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर ताकत ज़्यादा है या इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा है? आप कहेंगे सर करीब वाले पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है कितनी फोर्स लग रही है कितने चार्ज के ऊपर। सो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ई कहते हैं और ये बराबर होती है कितनी फोर्स लग रही है ओवर कितने चार्ज पर, क्यू चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला आ गया, फोर्स बाय चार्ज। और बच्चे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन नाम दो है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी ताकत और इंटेंसिटी बोलते हैं शिद्दत को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है कि कितनी फोर्स लग रही है कितने चार्ज के ऊपर। सो अगले पेज के ऊपर आपको ये जो येलो डिब्बा है ना, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है इसको चले बाद में देखते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। बहरहाल फोर्स यानी मैं लिख देता हूँ ये फोर्स है पर चार्ज, सिर्फ चार्ज को कंसिडर करें, टेस्ट का बता देता हूँ।
पर चार्ज, ठीक है, व्हेन इट इज़ ब्रॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो आपके पास अब सोर्स चार्ज हो गया, इसको सबको समझ लेते हैं जी। तो बेटे कंसीडर करें, हमारे पास एक चार्ज है, बड़ा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, आपकी मर्ज़ी। चले मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ। अब इसकी एक फील्ड होगी ना, तो मान लेते हैं ये इसकी क्या है, फील्ड है, जिसके अंदर अंदर फोर्स लगेगी। अब एक दूसरा चार्ज है, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज लेकिन पॉजिटिव लाजमी है। इस बड़े चार्ज के लिए पॉजिटिव होना लाजमी नहीं है, लेकिन छोटे के लिए पॉजिटिव होना लाजमी है। दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बेसिकली ऐसा होता है जिसको हमने टेस्ट के लिए रखा होता है, और वो छोटा सा हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि दूसरा चार्ज जिसका टेस्ट लेना है, दैट इज़ द सोर्स चार्ज। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नाउ अगर मैं इसको उठाकर इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आता हूँ ना, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैं इसको यहाँ पर ले आया, तो क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। कौन लगाएगा, सोर्स चार्ज लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा ऑन द चार्ज Q। दिस इज़ कॉल्ड द E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। मैं इसको दोबारा पढ़ा देता हूँ। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कितनी फोर्स लग रही है पर टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्योंकि बेटे वो छोटा चार्ज है, सोर्स चार्ज लगाएगा जो कि बड़ा चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और टेस्ट चार्ज के बारे में लिखा है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी छोटा सा चार्ज होता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ ब्रॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जब आप इस टेस्ट चार्ज को उठाकर लेकर आते हो फील्ड के अंदर, किसकी फील्ड के अंदर, सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर, तो बेटे इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब अगले पेज पे जाएं तो यहाँ पे वही फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स ओवर Q नॉट। बेसिकली जो Q होता है ना, वो जनरल किसी भी चार्ज के लिए होता है, लेकिन अगर टेस्ट चार्ज हो तो वो Q नॉट होता है। लिहाजा हमने चूंकि डेफिनेशन के अंदर टेस्ट चार्ज लिखी है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फोर्स लगनी है पर टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो इसलिए मैंने फोर्स तो F ही लिखी है, डिवाइड बाय Q नॉट लिख दिया, जस्ट इसलिए कि मैं टेस्ट चार्ज का जिक्र कर रहा हूँ जी। तो बेटे अब ये वाला फार्मूला कैसे आया, इसको भी देख लेते हैं जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन या उसका फार्मूला पड़ा फोर्स बाय Q नॉट, यानी टेस्ट चार्ज। और जो कूलम्स लॉ इससे पहले पढ़ा था वो था फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर जो Q1 Q2 है ना, ये इसलिए Q1 Q2 है क्योंकि मैंने समझाते हुए उन चार्जेस के नाम रख दिए थे। अब हमारे पास दो चार्ज हैं इस टॉपिक में, एक टेस्ट चार्ज है बेटे जिसको मैंने Q नॉट बोला है यहाँ पर भी, ठीक, और दूसरा कौन सा है, सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज को मैं Q से लिखता हूँ। तो अब मेरे पास Q1 Q2 चार्ज नहीं है, मेरे पास Q नॉट और Q चार्ज हैं, तो मैं इनकी वैल्यू इस Q1 Q2 की जगह पुट करता हूँ। सो ये बन जाएगा फोर्स इक्वल K, Q1 की जगह मैं Q नॉट लिख देता हूँ और Q2 की जगह मैं ये वाला Q लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब ये फोर्स का एक फार्मूला निकला है ना। अब इधर जाते हो और क्या मैं इसको डॉट या मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 हो के फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो ये बन जाएगा फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई या डॉट 1 बाय Q नॉट। ओके, सो ये 1 बाय Q नॉट आ गया। नाउ इस फोर्स की जगह पर मैं ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, तो फोर्स की जगह ये लिखते हैं K Q नॉट एंड देन Q बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स की जगह उसकी ये इक्वेशन आ गई। डॉट 1 बाय Q नॉट, ये तो अभी लिखना बाकी है ना, सो डॉट 1 बाय Q नॉट। नाउ कैंसलेशन प्लीज़ बच्चे, Q नॉट से कैंसल, पीछे ऊपर बच जाएगा K एंड Q, और बटे के नीचे बच जाएगा R स्क्वायर। सो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला निकल आया। क्या पता न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ जाए, बल्कि याद तो करना ही पड़ेगा आपको, दैट इज़ K Q बाय R स्क्वायर। सो आप देख सकते हो K Q बाय R स्क्वायर। अच्छा, दोनों फार्मूले में फ़र्क भला क्या है, इस फार्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में Q आ रहा है, और Q कौन सा चार्ज है, Q चार्ज है सोर्स चार्ज, ठीक है, जबकि उससे अगले फार्मूले में Q नॉट आ रहा है,
और क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, ये बस फ़र्क है, बाकी दोनों सेम टू सेम है, हमने निकाले हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ऑल राइट, अब बच्चे इसका यूनिट हम निकाल लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर साइड पे देखें बराबर होती है फोर्स ओवर चार्ज क्यू नॉट के। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो तो न्यूटन होता है ना, ओवर जो चार्ज होता है ना बेटे उसका यूनिट कूलम होता है सी, ये शायद कल भी मैं बताया था थोड़ा। तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है क्योंकि कूलम्स लॉ में चार्ज डिस्कस हुआ था ना, तो इसलिए चार्ज का यूनिट भी कूलम है। अब कूलम ऊपर जाएगा तो ये पर कूलम हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई का यूनिट आ गया। तो बेटे ये यूनिट है न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे लिखा भी है न्यूटन पर कूलम। ओके, अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स बाय चार्ज। मुझे आपने बताना है क्या फोर्स वेक्टर है या नहीं है। बिल्कुल फोर्स वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अगर फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर होगी। लिहाजा यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मैंने बताया है ये एक ही बात है, दो नाम है बस। इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटे ये वेक्टर है। ठीक है, अब वेक्टर में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होती है डायरेक्शन भी साथ ही होती है। अब जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर होने पर तो ये वेक्टर बना है। तो कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, फोर्स की डायरेक्शन मतलब फोर्स जिस चार्ज पे लग रही है उसके ऊपर। तो फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और आपको याद होगा फोर्स किस पे लग रही थी, टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही थी। तो फोर्स की जो डायरेक्शन हुई वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हुई। यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख भी सकते हो कि ये एक बड़ा चार्ज है जिसके अंदर कई बार उसने 5 बार पॉजिटिव लिखा है ना, दैट इज़ द सोर्स चार्ज। आप इसको क्यू से लिखते हो। अच्छा आप कहेंगे सर आपने तो छोटा क्यू लिया था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा क्यू हो छोटा क्यू हो ये दोनों बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है क्यू नॉट बेटे, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हो दिस इज़ द टेस्ट चार्ज। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें बड़ा पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इधर को है ना, तो हमने सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की भी ली हुई है। जी तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बारी है। अच्छा इसकी डेफिनेशन हमारी बुक पे नहीं लिखी हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या डेफिनेशन है, मैं आपको वो भी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इमेजिन करें आपके पास एक बड़ा चार्ज है, जाहिर है आप इसका नाम क्या रखेंगे, सोर्स चार्ज। ठीक है, और मैंने बताया था ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से हो सकता है, आपकी चॉइस के ऊपर है। इसके करीब मैं एक छोटा सा चार्ज रखता हूँ पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और बेटा याद है हमने इसको टेस्ट चार्ज का नाम दिया था। अब क्या होगा, अब ये जो बड़ा चार्ज है ना सोर्स चार्ज, ये इस छोटे चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, यानी दूर की डायरेक्शन में। सो उस डायरेक्शन में हम एक लाइन बनाते जाते हैं और बच्चे ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन, कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर किस तरफ या किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब सबसे पहले हमने कुछ केसेस पढ़ने हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। पहली चीज़ है अराउंड द पॉइंट चार्ज, यानी जैसे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज यानी छोटा चार्ज, छोटे से चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आप ये पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न आपके पास कैसे आया। जी तो बच्चे आपने कोई भी चार्ज ले लेना है, मान लो एक मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और एक नेगेटिव, और जहन में यही रखना है कि ये ना पॉइंट चार्जेस हैं यानी छोटे छोटे चार्जेस हैं। अब आपने इनके गिर्द टेस्ट चार्ज रखने हैं जो छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस मैंने रख दिए जो कि बेसिकली क्या हैं, टेस्ट चार्ज हैं। इसी तरह मैं इस नेगेटिव के करीब भी ऐसे रख देता हूँ, सॉरी टेस्ट चार्ज रखने, नेगेटिव चार्ज खुद है लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। सो मैं यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस मीन टेस्ट चार्जेस प्लेस कर देता हूँ। देखिए ना टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होना है। अब जाहिर है क्या होगा, बात को गौर से देखिएगा, अगर आपके पास ये वाला पॉजिटिव चार्ज था पॉइंट चार्ज, तो वो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन ऐसे दूर की तरफ होगी। अब इसकी बारी आती है तो यहाँ भी रिपल्शन मिलेगी,
देन इसको भी दूर की तरफ रिपेल करेगा ना, तो एरो की डायरेक्शन में दूर की तरफ बना रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव है और जो साथ में टेस्ट चार्ज पड़ा है वो भी पॉजिटिव है। इधर भी डायरेक्शन दूर को होगी, इधर भी डायरेक्शन दूर को होगी, एंड सेम डायरेक्शन दूर को होगी। तो समझ आई कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसकी ये वाली पैटर्न बनती है, जो कि ज़ाहिर है यहाँ भी शो किया गया। या उसने ज़्यादा लाइनें बनाई हैं और मैंने थोड़ा सिंपल करके कम लाइनें बनाई हैं, और कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह से अगर आप इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर मूव करते हो, जो कि बेसिकली पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, तो साथ पड़े पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी वो इसकी तरफ, तो एरो उस चार्ज की तरफ मैं बना रहा हूँ। ये भी चार्ज उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये भी चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी चार्ज अट्रैक्ट होगा, एंड ऐसे हमारे पास लाइंस आएंगी। सॉरी, ये बाहर की तरफ मैं बना रहा हूँ, अंदर की तरफ बनानी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो ये मेरे पास पैटर्न बन जाता है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नाउ कहता है अराउंड अ पॉइंट चार्ज, यानी अगर पॉइंट चार्ज के गिर्द देखें ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो रेडियल होती है। आप देखते हो ना कि ये जो लाइंस है ना, ये ऐसे ही हैं जैसा कि सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल के रेडियस की तरह ना। तो हम कहेंगे कि ये जो फील्ड होती है ना एक पॉइंट चार्ज के गिर्द, उसकी जो लाइंस होती हैं वो रेडियल होती हैं, ठीक है। एक्सटेंडिंग आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, वो बाहर की तरफ पूरी डायरेक्शन में फैली होती हैं। यानी यहाँ पर देखो ये चार्ज है ना, तो उस चार्ज के करीब करीब लाइन है, फिर ऐसे दूर चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद दूर जाती जाएगी। यानी लाइंस एक्सटेंड करती हैं, फैलती हैं बाहर की तरफ। अगर बच्चे जब मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया था तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या थी, बाहर की तरफ, यानी आउटवर्ड। तो ये बात देखें, फॉर आ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जैसा कि ये इस एग्जांपल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट आउटवर्ड, यानी वो बाहर की तरफ रेडिएट होती हैं। और ये बाहर की तरफ क्यों रेडिएट हुई थी, इंडिकेटिंग दैट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड नियर बाय वुड बी रिपेल। तो जाहिर है ये खुद पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, तो उसके करीब जब रखते हैं तो वो रिपेल करता है। यानी ये बड़ा चार्ज है ये भी छोटा पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। लेकिन अगर मैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेता हूँ तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं, यानी रेडियली इनवर्ड। और ये अंदर की तरफ क्यों आती हैं, क्योंकि ये लाइन हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देखकर बनाई हैं। तो ये लाइंस हमें बता रही हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज हो ना हमारे पास, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस तरफ खींचा चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो उस तरफ यानी अंदर की तरफ लाइंस बनती हैं, ठीक है। सो इन कॉन्ट्रास्ट फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, यानी अगर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले लें, द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट इनवर्ड, तो उसकी डायरेक्शन देखें आप अंदर की तरफ है, ठीक है। एरो आपको अंदर की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, शोइंग, जिससे ये पता चलता है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, यानी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जी तो बच्चे आपने ये आखिर वाली 1.5 लाइन छोड़ देनी है ऑलमोस्ट, और मेन चीज़ ये करनी है, और देखें ये डायग्राम्स भी बनानी है। ये शॉर्ट आ सकता है ना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खुद की तो डेफिनेशन है नहीं यहाँ पर, तो आपको वो यही पूछेगा कि पॉइंट चार्ज के अराउंड यानी इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करो या एक्सप्लेन करो। जी तो बच्चे अब हमारे पास है दूसरा केस, अराउंड आ चार्ज्ड कंडक्टिंग सफ़ियर। आपको सफ़ियर और सर्कल में पहले तो फ़र्क होना चाहिए बच्चे। सर्कल जैसा कि एक मैंने ये सर्कल ड्रा कर दिया ना, जैसा कि आप अपने हाथ में जो पहनी हुई रिंग है, अगर किसी ने पहनी है तो वो एक गोल सर्कल होती है। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में देखा जाए तो एक बॉल जो होती है फुटबॉल जैसा कि, वो एक सफ़ियर होता है। तो हमने एक सफ़ियर लेना है ना कि सर्कल। सफ़ियर से मुराद है जैसा कि ये सफ़ियर है ना, ये एक गेंद लाइक स्ट्रक्चर होगी जो 3 डायमेंशन में होती है, जैसा कि एक फ़ुटबॉल जो साइडों से भी ऐसे उभरा हुआ होगा। लेकिन एक सर्कल की सिर्फ बाउंड्री होती है, वो साइडों से ऐसे बाहर को गोलाई में नहीं निकला होता। जी तो बच्चे यहाँ पर मैंने एक इमेज भी पेस्ट कर दी, चलें शायद इससे ज़्यादा समझ आ जाए। देखिए ये गोल सा सर्कल है जिसके अंदर 3 डायमेंशन कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बॉल सफ़ियर है जैसा कि फ़ुटबॉल या क्रिकेट बॉल होती है ना। तो मैंने एक, वैसे तो ये सर्कल ही बना है, लेकिन इमेजिन आपने ये करना है कि एक मेरे पास क्या है, ये एक सफ़ियर है, क्योंकि मजबूरी है कि मैं यहाँ पर जो ड्रा करूँगा वो 2 डायमेंशनल चीज़ होगी जैसा कि सर्कल।
और सफ़ियर एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, तो मैं उसको ऐसे ही फिर ड्रा कर पाऊँगा। अच्छा, आपने ये जो सफ़ियर लेना है ना, ये चार्ज्ड सफ़ियर लेना है, यानी इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। बच्चे जो चार्ज है ना, वो हमेशा सफ़ियर अपनी सरफेस के ऊपर रखता है, सरफेस के ऊपर, जबकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता। यानी एक सफ़ियर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। जैसा कि एक बॉल है सफ़ियर, तो वो जब भी चार्ज लेगी वो अपनी सरफेस के ऊपर लेगी, उसके सेंटर या उसके अंदर कहीं आपको चार्ज नहीं मिलने वाला। अब मेरे पास एक चार्ज्ड सफ़ियर आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह, जैसे अभी समझा के हटाऊँ कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो फिर हमारा जो सफ़ियर है वो भी ऐसे ही बिहेव करता है। यानी अगर इसकी सरफेस के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऐसे बाहर को निकलती है ना, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो एक चार्ज्ड सफ़ियर जस्ट लाइक एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, यानी उसका बिहेवियर बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह होता है। आइए इसको देखते हैं। कहता है अ चार्ज्ड कंडक्टिंग सफ़ियर डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स चार्ज इवनली ऑन द सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट। एक सफ़ियर जो होता है वो हमेशा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ पे रखता है? ओनली ऑन इट्स सरफेस, यानी सिर्फ इवनली, बराबर अपनी सरफेस के ऊपर। आप कहेंगे सर ये सफ़ियर लिया है और ये इसने तो अंदर चार्ज बना दिया, हालांकि यहाँ पर मैंने तो जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, सरफेस के ऊपर बनाया ना चार्ज। लेकिन बच्चे ऐसी बात है कि ये 3D है ना, 3D ऊपर ही बनाया है उसने सरफेस के ऊपर। एक जैसे बॉल को इमेजिन करो ना, बॉल के ऊपर ही बनाया है, लेकिन अंदर खाली है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है ना, वो बिहेव करती है सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। बिल्कुल जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसी ही एक सफ़ियर की होती है, बट ओनली आउटसाइड द सफ़ियर। यही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि सिर्फ फील्ड किधर होती है? सफ़ियर के बाहर, क्योंकि अंदर चार्ज कोई नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। हाँ, कुछ बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन होगी कि सर लेट्स सपोज ये एक सफ़ियर है, इसको हम इसकी सरफेस पे चलें, आपके कहने पे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। अब ज़ाहिर है नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएंगी तो क्या वो अंदर नहीं चली जाएंगी? नो, वो चार्ज तक रहेंगी, यानी वो अभी भी सरफेस तक ही अपने आप को लिमिटेड रखेंगी, यानी बाउंड रखेंगी। ठीक है, सफ़ियर उसको बहरहाल अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, आगे देखें। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल। आउटसाइड यानी इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं जैसे रेडियल हो, रेडियल लाइंस। ठीक है, रेडिएटिंग आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है तो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन होंगी। एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिवली चार्ज सफ़ियर, और अगर सफ़ियर पे नेगेटिव चार्ज दिया है तो अंदर की तरफ। जी आगे देखें। इनसाइड द सफ़ियर, यानी सफ़ियर के अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो बिकॉज द चार्जेस ऑन द सरफेस रीअरेंज टू कैंसल एनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमेशा जो सरफेस के चार्ज होंगे ना, चाहे वो पॉजिटिव हों या चाहे वो नेगेटिव हों, वो ऐसे अपने आप को अरेंज करते हैं कि अगर अंदर कोई चार्ज हुआ भी तो वो कैंसिल हो जाता है। यानी आपने यही याद रखना है कि अंदर कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और ये आपको MCQs आता होता है कि इनसाइड यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी है, तो आपने कहना है 0 होनी है। जी बच्चे, अब हमारे पास तीसरी सिचुएशन या तीसरा केस है कि बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। नाम में बहुत कुछ छुपा है। देखिए, आपने 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स लेनी है। एक प्लेट ये है, ये पिंक सा कलर है, और ये डार्क सा पिंक सा कलर है। तो 2 प्लेटें मैंने ली हैं, और आप गौर कीजिएगा, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली पे नेगेटिव चार्ज है। यानी ये भी बात साबित हो गई कि ये ऑपोजिटली चार्ज हैं। अगली बात, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, यानी ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल प्लेट्स होती हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टिंग यानी इनमें से करंट गुजर सकता है, मतलब ये मोस्टली मेटल की बनी होती प्लेट्स हैं। अब देखिए, मैंने चूंकि दोनों पर ऑपोजिट चार्ज दिया है, सो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती है और नेगेटिव की तरफ आती है ना। जैसे अभी मैं बता के हटाऊँ कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आ रही होती है ऐसे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर को यानी दूर जा रही होती है।
वही वजह है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकल रही होती हैं एंड नेगेटिव की तरफ आ रही होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सिमेट्री होती है बच्चे, इसी सिमेट्री का नाम हम कैपेसिटर रखते हैं। कैपेसिटर जो आपने सुना होगा पंखे में भी लगता है, वॉशिंग मशीन में भी लगता है। तो कैपेसिटर के अंदर बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इस तरह की दो पैरेलल प्लेट ही होती हैं और उन पे ऑपोजिट चार्ज ही होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने लगा था कि बच्चे ये जो कैपेसिटर या ये जो अरेंजमेंट है इसमें फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। इसमें फील्ड यूनिफॉर्म रहती है क्या मतलब, समझनी है बात को, सुनिएगा। अगर मैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेता हूँ ना, तो पॉइंट चार्ज के केस में मैं ज़रा फील्ड बनाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर को होंगी ना, ऐसे, ठीक है। चलिए बनाने पीछे बनी हुई है, हम वहीं से समझ लेते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देखते हो कि चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब करीब है, यानी चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है, करीब है। करीब होने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब आप दूर जाते जाते हैं ना, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में थोड़े फासले पर आ गई, यानी उनमें फ़र्क बढ़ गया, दूर हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद है कि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और दूर जाने पर वो वीक हो जाती है। बच्चे ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। लेकिन अगर आप एक पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर के केस में देखो ना, तो आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, लाइन के दरमियान का फासला इस पॉइंट पर भी उतना है, इधर भी उतना है, इधर भी उतना है, इधर भी उतना है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास जब हम इस तरह की दो प्लेट्स लें, उनको अपोजिट चार्ज दे दें और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करें। सो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यूनिफॉर्म। सो रीड करते हैं, व्हेन टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, यानी इस तरह की दो बड़ी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ले लें, गिवन इक्वल अपोजिट चार्ज, और चार्ज बराबर देना है, जितना ऊपर वाली को पॉजिटिव दोगे उतना नीचे वाली को नेगेटिव दोगे। सो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी बिटवीन देम, यानी इनके दरमियान एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो जाएगी, कॉमनली यूज्ड इन द कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर की बेसिकली सिमेट्री है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और बच्चे ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ होंगी, टू द यानी उसकी तरफ, एंड दे आर पैरेलल, यानी ये जो लाइंस हैं ये भी आपस में क्या हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी ही तो होती हैं, इक्वली स्पेस्ड, यानी उनके दरमियान ये जो स्पेस है, फासला है, ये बराबर है, इधर भी उतना, इधर भी उतना, इधर भी उतना, यानी यूनिफॉर्म है, ठीक है। शोइंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी तो बच्चे इस शॉर्ट को आप यहीं तक कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और उसके साथ डायग्राम बना दीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी ना वो रीज़न पूछ लेता है, इतना कॉमनली नहीं, लेकिन रीज़न पूछ सकता है, वो मैं पढ़ा देता हूँ कि ये क्यों होता है, यानी यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पर क्यों होती है। ड्यू टू द प्लेट्स बीइंग लार्ज, पहली वजह है कि प्लेट बड़ी बड़ी हैं, लार्ज प्लेट्स हैं। नंबर 2, क्लोज टुगेदर, वो इतनी दूर नहीं है, दूर होती तो फील्ड में असर पड़ता, वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो सकती थी, लेकिन अभी वो करीब करीब है। मिनिमाइजिंग द एज इफेक्ट, यानी किनारे वाला जो इफेक्ट है ना, वो मिनिमाइज या कम हो जाता है। किनारे से मुराद है कि अगर प्लेट दूर दूर होती है ना, तो जो किनारे वाले चार्ज है उनसे फील्ड मुड़ के जाती, या वो ऐसे सीधी लाइन से नहीं जाती, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और ये मिनिमाइज़ होता है क्योंकि प्लेट बड़ी बड़ी हैं और प्लेट आपस में करीब करीब हैं।